नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आपके टीटी फैमिली के साथ बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट नंबर आने वाला है और यह बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोग तैयार हो जाइएगा, कमर कस लीजिएगा। ये 50 प्रश्न अटेंड करने के लिए ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, हाई लेवल के अकॉर्डिंग। तो सभी लोग तैयार हो जाइएगा। प्रत्येक प्रश्न का डिफिनेशन के साथ ले जाएंगे, कंक्लूजन तैयार करेंगे, ताकि एक एक प्रश्न आपसे बनेगा, टीटी एग्जाम आप लोग फतेह कर सकें। बायोलॉजी में 120 में से आपका 100 प्रश्न जो है अंक पक्का हो सके। सभी तैयार हो जाइएगा। बाकी इसके पहले भी प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका आई बटन पे ऑलरेडी लिंक मिल जाएगा। तो पहले प्रैक्टिस सेट आपने नहीं अटेंड किया है तो इस प्रैक्टिस सेट के बाद सारे प्रैक्टिस सेट अटेंड कीजिए। चलिए सभी लोग शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है कि केचुए में कितने पार्श्व हृदय पाए जाते हैं। 4 पाए जाते हैं, 8 पाए जाते हैं या आपके 12 पाए जाते हैं। सभी कमेंट कीजिएगा। तो केचुए में कितने जो है पार्श्व हृदय पाए जाते हैं। 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। इनमें से हमारा ऑप्शन जो सही हो जाता है, केचुए में 4 पार्श्व हृदय पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, केचुए के 7वें, 9वें, 12वें और 13वें खंडों में कौन कौन से बता रहा हूँ। 7वें, 9वें, 12वें और 13वें, इन 4 खंडों में से प्रत्येक खंड में एक जोड़ी बड़ी मोटी पेशी एवं लयबद्ध संकुचनशील वाहिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हृदय कहते हैं। और 7वें, 9वें खंडों के हृदय द्वारा पृष्ठ वाहिका आधार वाहिका से जुड़ी हुई होती है, यह जुड़ी रहती है, अतः इसे पार्श्व हृदय कहते हैं। तो आई होप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं सेकंड प्रश्न की। दोस्तों, फेरेटिमा के 4 स्पंदनकारी हृदय किन खंडों में स्थित रहते हैं। 7, 9, 12, 13, 11, 14, 17, 18, 10, 13, 16, 17, 4, 5, 10, 13। तो फेरेटिमा के 4 स्पंदनकारी जो होते हैं हृदय किन खंडों में स्थित रहते हैं, तो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। 7, 9, 12, 13 इसलिए कहते हैं। डिटेल के साथ बताएंगे, क्योंकि अगला प्रश्न आपके अगले प्रश्न से जुड़ा हुआ मिलेगा। तो केचुए में 4 स्पंदी हृदय 7वें, 9वें, 12वें, 13वें और प्रत्येक खंड में एक जोड़ी स्थित होती है। ये बड़ी मोटी पेशी एवं लयबद्ध संकुचनशील वाहिकाएं होती हैं, जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। इसके साथ ही आपका तीसरा प्रश्न कि खुला परिसंचरण तंत्र जो होता है किस जंतु में पाया जाता है। काकरोच में, मेढक में, सरीसृप में या मछली में पाया जाता है। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। दोस्तों, खुला परिसंचरण तंत्र किस जंतु में पाया जाता है, वह जंतु हमारा काकरोच कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, काकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, क्योंकि इसका रुधिर जो होता है हीमोलिम्फ रुधिर गुहिका में स्वतंत्र रूप से प्रवाह करता रहता है, और इसमें रुधिर कोशिकाएं और शिराओं का इसमें अभाव पाया जाता है। इसके साथ ही अगला प्रश्न है कि त्वचीय ग्रंथियां होती हैं आपके अमाशय ग्रंथियां, तेल ग्रंथियां, अवट ग्रंथियां, थाइमस ग्रंथि की बात करते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो त्वचीय ग्रंथियां होती हैं वह किस में पाई जाती हैं। तो त्वचीय ग्रंथियां जो होती हैं वह तेल ग्रंथियों की बात करेंगे। तेल ग्रंथियां फ्लास्क के आकार की तथा उपकला में अतिवृद्धि से बनती हैं, और ये त्वचा की एपिडर्मिस में उपस्थित होती है। तो तेल ग्रंथियों की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मेढक की त्वचा में पाई जाती है, खरहे की त्वचा में नहीं पाई जाती। तो हम सभी लोग जानते हैं जो आपकी श्लेष्म ग्रंथि होती है, श्लेष्म ग्रंथियां जो है मेढक की त्वचा में पाई जाती हैं। यह श्लेष्म का स्रावण करती हैं। और तेल ग्रंथि जो होती है या श्वेत ग्रंथि, ये खरहे की त्वचा में पाई जाती है। श्वेत या तेल ग्रंथि किस में पाई जाती है, खरहे में पाई जाती है। लेकिन आपका जो श्लेष्म ग्रंथि है ये केवल मेढक में पाई जाती है, खरहे में नहीं पाई जाती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। अगर खरहा पूछा जाता तो फिर श्वेत ग्रंथि हो जाता। अगला प्रश्न, केचुए की लिम्फ ग्रंथि किसका उत्पादन करती है। फैगोसाइटिक कोशिकाओं का, लिम्फोसाइटिक कोशिकाओं का, अमीबोसाइटिक कोशिकाओं का या ऑक्सिन कोशिकाओं की बात करते हैं। तो केचुए की लिम्फ जो होती है किस ग्रंथि, केचुए की लिम्फ ग्रंथि किसका उत्पादन करती है। तो आप सभी लोग जानते हैं
वह हमारी कहला जाती है फाइगोसाइटिक कोशिकाओं की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, प्रगुही द्रव में सबसे बड़ी संख्या अपेक्षाकृत फाइगोसाइटिक कोशिकाओं की होती है और यह मिट्टी में होने वाले हानिकारक जीवाणुओं और अन्य परजीवियों को नष्ट कर देती है। तो फाइगोसाइटिक कोशिका की बात करेंगे। अगला प्रश्न, वियोजन वक्र दाहिनी तरफ विस्थापित होता है जब CO2 की सांद्रता घटती है, CO2 की सांद्रता बढ़ती है, O2 की सांद्रता घटती है या Cl की सांद्रता बढ़ती है। क्लोरीन की बात करेंगे। तो वियोजन चक्र दाहिनी तरफ विस्थापित होता है जब, कब विस्थापित होता है? जब दोस्तों CO2 की सांद्रता बढ़ती है। ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन, वियोजित वक्र, ताप के बढ़ने या pH के घटने या CO2 भोज की सांद्रता बढ़ने से दाहिनी ओर खिसक जाता है, बाईं से दाहिनी ओर, और ऐसी दशा में O2 के प्रति हीमोग्लोबिन का आकर्षण कम हो जाता है। तो सांद्रता इसमें क्या है? बढ़ती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्वचा श्वसन में सहायक होती है, मनुष्य में, मेढक में, छिपकली में या खरगोश में सहायक होती है। तो त्वचा श्वसन में सहायक होती है, सभी लोग बताइए। हम वह बात करेंगे मेढक में। मेढक की त्वचा महीन तथा नम होती है और इसमें रुधिर कोशिकाओं का महीन जाल होता है जिसके द्वारा जल व वायु दोनों में ही श्वसन होता रहता है और O2 विसरण द्वारा रुधिर में घुल जाती हैं और C2 विसरण द्वारा यह बाहर चली जाती हैं। तो O2 में घुलती हैं और C2 से बाहर निकलती हैं। दोनों विसरण की बात करेंगे। क्रेब्स चक्र में ऑक्सैलोएसिटिक अम्ल से संयोग के पायरुविक अम्ल बनाता है। लैक्टिक अम्ल, एस्टोएसिटिक अम्ल, सिस एकोनेटिक अम्ल या एसिटिल की बात करते हैं। तो क्रेब्स चक्र में ऑक्सैलोएसिटिक अम्ल से संयोग से जो पायरुविक अम्ल बनाता है वह हमारा कहला जाता है एसिटिल CoA की बात करेंगे। कोएंजाइम का संश्लेषण, कोए मतलब कोएंजाइम A का संश्लेषण करता है और क्रेब्स चक्र में यह प्रवेश करता है। इसके बाद करेंगे अगले प्रश्न की, मछलियां पानी से बाहर लाने पर मर जाती हैं। दाब की अनुपस्थिति के कारण, श्वसन ना कर पाने के कारण, भोजन न कर पाने के कारण या ताप बढ़ जाने के कारण। ये कह सकते हैं बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रश्न है कि मछलियां पानी से बाहर निकालने पर मर जाती है। एक कविता भी आपने बनी हुई थी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाती है, बाहर निकालो तो मर जाती है। ऐसा एक कविता थी, पोएम थी, जो हम बचपन में पढ़े हैं। तो मछलियां पानी से बाहर लाने पर क्यों मर जाती हैं? और इसका सही ऑप्शन है कि श्वसन ना कर पाने के कारण, क्योंकि जल से बाहर निकालने पर मछली मर जाती है क्योंकि इनके क्लोम जो गिल होते हैं चिपक जाते हैं और ये क्या करते हैं? श्वसन नहीं कर पाते हैं। तो इनके जो गिल्स होते हैं वो चिपकने के कारण ये श्वसन जो है नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। अगला, शरीर की अधिकांश ग्रंथियां होती हैं हेलोक्राइन प्रकार की, मीरोक्राइन प्रकार की, एपोक्राइन प्रकार की या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग जानते हैं शरीर में जो अधिकांश ग्रंथियां होती हैं वो ये आपके मीरोक्राइन के प्रकार की होती हैं। इन ग्रंथियों में जो है स्त्रावी पदार्थ कोशिकाओं से प्रसरण द्वारा रिसकर या कह सकते हैं एक्सोसाइटोसिस द्वारा निकलता है। तो कोशिकाएं जो कि तो इसमें बनी रहती हैं। अगला प्रश्न है, कौन गिल्स द्वारा श्वसन करता है? सभी जानते हैं, जब भी गिल्स की बात की जाती है एक ही ऑप्शन आता है, प्रॉन। प्रॉन में श्वसन क्लोम या गिल्स द्वारा होता है। इनमें श्वसन तंत्र सुविकसित होता है तथा क्लोम वर्कों के अस्तर 3 जोड़ी अधिपादांश तथा 8 जोड़ी क्लोम का बना होता है। कितने जोड़ी आपका यह अधिपादांश होता है? तो 3 जोड़ी जो है आपका अधिपांश होता है इसमें, ठीक है, और आपका 8 जोड़ी इसमें क्लोम होता है, क्लोम से बना होता है। प्राण की बात करेंगे। और मछली तो गलफड़े से लेते हैं, सभी लोग जानते हैं। अगला है, स्वेडोस्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम सदैव होती है, एक परती, द्विपर्ती, अनिश्चित होती है या बहुपत होता है। तो सिंपल सी प्रश्न आपने पढ़ा होगा, 11th-12th के लेवल के प्रश्न है ये। तो स्वेडोस्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम सदैव किसमें होती है? तो ये आपके एक परती की बात करेंगे। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की कि स्वाद कलिकाएं अनुपस्थित होती हैं फोलिएट पैपिली में, सरकम वायलेट पिपली में, फंजीकार्म पैपिली में या फिलीकार्म पैपिली की बात करते हैं। तो स्वाद कलिकाएं किसमें अनुपस्थित होती हैं?
तो हम बात करेंगे फिलीकार्म में। यह फिलीकार्म जो पैपिली होता है इसमें अनुपस्थित होती है। इसको सूत्राकार भी बोला जाता है। फिलीफार्म अंकुर सफ़ेद से तथा चुचुकनुमा शंकाकार उभार होता है। ये जीव के मुखी भाग पर समांतर पंक्तियों में स्थित होता है। इनमें स्वाद कलिकाएं नहीं होती। फिलीफार्म पैपिली में स्वाद कलिकाएं नहीं होती। डेस्मोसोम से निकलने वाले तंतु क्या कहलाते हैं? तो डेस्मोसोम से निकलने वाले जो हमारे तंतु कहलाते हैं वह हमारा कहला जाता है ए बी दोनों, यानी कि टोनोबाइफ्रिल और टोनोफिलामेंट की बात करेंगे। ए व बी दोनों सही हो जाएंगे। आई होप सभी प्यार में अच्छे तरीके से प्रत्येक प्रश्न को समझ रहे हैं, कमेंट के माध्यम से फीडबैक कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, आधार कला निम्न में से किसकी तरह कार्य करती है? प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा लेमा, ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे किसकी आधार कला की बात कर रहे हैं? तो किसकी तरह यह कार्य करती है जो आधार कला होती है? ये प्लाज्मा झिल्ली और प्लाज्मेला दोनों की बात करेंगे। सी ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। इसके साथ अगला प्रश्न है, खरगोश के इंसाइजर तथा चीक टीथ के मध्य का स्थान होता है डायपास, डायस्टीमा, डायलिसिस या डायपिडिसिस की बात करते हैं। तो खरगोश के इंसाइजर तथा चीक टीथ के मध्य जो स्थान होता है वह हमारा डायस्टीमा कहलाता है। दोस्तों, खरगोश में प्रीमोलर तथा मोलर को चीक दांत कहा जाता है और कनाइन दांत अनुपस्थित होते हैं, इसलिए इंसाइजर तथा चीक दांत के बीच का खाली स्थान डायस्टीमा कहलाता है। अगला प्रश्न है, किस ऊतक में अंतरकोशीय द्रव अनुपस्थित होता है या नगण्य होता है, ना के बराबर होता है? संयोजी ऊतक, एपिथेलियल ऊतक, पेशी ऊतक या हृदय ऊतक की बात करते हैं। तो किस ऊतक में जो है आपका अंतरकोशीय द्रव जो है अनुपस्थित होता है वह कहलाता है एपिथेलियल ऊतक की बात करते हैं। उपकली ऊतक की कोशिकाएं परस्पर सटी एवं निर्जीव आधार कला पर सधी होती हैं। इसमें अंतरकोशीय द्रव अनुपस्थित होता है। यह बहुत कम तथा ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। अगला प्रश्न है कि मैमल्स की आंत में पाए जाने वाले हास्टा तथा टीनिक भाग होते हैं। जी हाँ, टीनी की बात करेंगे। रेक्टस के, सीकम के, कोलन के या इलियम की बात करते हैं। तो मैमल्स की आंत में पाए जाने वाले हास्टा और टीनिक जो है किसके भाग होते हैं? ये हमारे सीकम के भाग होते हैं। स्तनधारियों की बड़ी आंत में कोलन की दीवार पार्श्वों में अनेक छोटी छोटी थैलियों के रूप में फूली होती है और इन थैलियों को हास्टा कहते हैं और ये दीवार के अनुलंब पेशियों द्वारा बने मध्यवर्ती मांसल रज्जुओं के इधर उधर होती है, जिन्हें टीनी कोलाई कहा जाता है। इसमें सीकम की बात करें। दांतों की आइवरी क्या कहलाती है? इनेमल, डेंटिन या इनमें से कोई नहीं है, या ए व बी दोनों की बात करेंगे। तो दांतों की जो आइवरी होती है वह हमारी डेंटिन कहलाती है, क्योंकि दांत का सबसे कठोर भाग इनेमल होता है। मुख्यतः कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और सीमेंट तथा इनेमल के नीचे पूरा दांत मुख्यतः कैल्शियम युक्त डेंटिन या इवोरी नामक कठोर परंतु लचीले पदार्थ का बना होता है। तो दांतों की आइवरी हम डेंटिन की बात करेंगे। एक ऊतक की कोशिकाएं समान होती हैं रचना में, कार्य में, उत्पत्ति में, या ए व बी दोनों में होती हैं। तो एक ऊतक की कोशिकाएं समान होती हैं, किसमें समान होती हैं? सभी लोग बताइए। तो रचना में भी समान होती हैं और कार्य में भी समान होती हैं, क्योंकि रचना और कार्की में समान कोशिकाओं के सुसंगठित पिंडों एवं स्तरों को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं और इनके अध्ययन को औतकी कहा जाता है। हिस्टोलॉजी की बात करेंगे। अगला है, दांत अनुपस्थित होते हैं। किसमें दांत अनुपस्थित होते हैं या किसमें दांत नहीं होते हैं? मछली, सरीसृप, मेढक या कछुओं या टर्टल की बात करेंगे। तो दांत किसमें अनुपस्थित होते हैं और वह कहलाता है कछुआ, टर्टल। दोस्तों, कछुए टर्टल्स में दांत अनुपस्थित होते हैं और एक चोंच नुमा रचना द्वारा यह प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि एपिथेलियल ऊतक की कोशिकाएं किस पदार्थ द्वारा निर्मित
आधारी झिल्ली पर व्यवस्थित होती हैं? मोनोसेकेराइड, म्यूकोपॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड या लिपिड की बात करते हैं। तो एपिथीलियल ऊतक की कोशिकाएं किस पदार्थ द्वारा निर्मित आधारी झिल्ली पर व्यवस्थित होती हैं? वह हमारी कहला जाती है म्यूकोपॉलीसेकेराइड की बात करेंगे। यहाँ बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नो डाउट सभी लोग समझ गए हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कोशिकाएं जो है आपके सेरेब्रोस्पाइनल द्रव का स्त्राव करती हैं? एपेंडाइमल कोशिकाएं, न्यूरॉन्स, श्वान कोशिकाएं या न्यूरेलेमा की बात करते हैं। तो कोशिकाएं जो सेरेब्रोस्पाइनल द्रव का स्त्राव करती हैं वह हमारी कहला जाती हैं एपेंडाइमल कोशिकाओं की बात करेंगे। दोस्तों, मस्तिष्क गुहा या सबड्यूरल तथा सब एरेक्नाइड स्थानों में एक द्रव प्रमस्तिष्क मेरुद्रव भरा हो रहता है और यह द्रव एपेंडाइमल कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित होता है। आपके एपेंडाइमल सेल्स द्वारा जो है स्त्रावित होता है। अगला प्रश्न है कि अच्छक कशेरुकी पहचानी जाती है, किसके द्वारा पहचानी जाती है? तो यह हमारे दंताभ प्रवर्धन से पहचानी जाती है। अच्छक कशेरुका गर्दन में पाई जाने वाली द्वितीय कशेरुका होती है। इसमें एक लंबी प्रवर्ध पाई जाती है जिसे दंताभ प्रवर्ध कहते हैं, जो खोपड़ी को साधती है। तो दंताभ प्रवर्ध की बात करेंगे। अंश उलूखल पाई जाती है, सोनी मेखला, अंश मेखला, करोट में या बाह्य अस्थि में पाई जाती है। तो अंश जो उलूखल पाई जाती है यह किस में पाई जाती है? तो आपके अंश मेखला में पाई जाती है, जिसमें हाथ की ह्यूमरस हड्डी का सिर क्या होता है? सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा? तो फिट हो जाता है। इसमें क्या होता है? हाथ की जो ह्यूमरस हड्डी का जो सिर होता है वह इसमें फिट होता है। तो हम अंश मेखला की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, शारीरिक संगठन के आधार पर प्राणियों के समूह में बनाए गए हैं। मेटाजोआ व यूमेटोजोआ की बात करेंगे। प्रोटोजोआ, पैराजोआ, पैराजोआ, मेटाजोआ, प्रोटोजोआ, मेटाजोआ। तो शारीरिक संगठन के आधार पर प्राणियों के समूह में बनाए गए हैं। तो प्राणियों किसके समूह में बनाए गए हैं? वह हमारा हो जाता प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। शरीर संगठन के आधार पर जंतु जगत को दो उपजगतों या प्रोटोजोआ, मोटोजोआ, मेटाजोआ में बांटा गया है। प्रोटोजोआ एक कोश की प्राणी होता है और मेटाजोआ जो होता है वह बहुकोश की प्राणी होता है। तो दोनों चीजों को समझ लेना। अगला है, निम्न में से कौन जो है मेंटुएशन को प्रदर्शित करता है? चीता, चिंपैंजी, सिवेट केट या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से क्या पूछा जा रहा है? कौन जो है आपका मेंटुएशन को प्रदर्शित करता हो? और मेंटुएशन को वही प्रदर्शित कर सकता है वह आपका चिंपैंजी है, क्योंकि प्राइमेट्स में मादा जनन चक्र में नियमित रूप से होने वाले चक्रिक परिवर्तनों को रजोधर्म चक्र कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करेंगे, मेंटुएशन साइकिल की बात करते हैं। और जैसे चिंपैंजी, मानव, ये सारे इनके एग्जाम्पल्स होते हैं, प्रदर्शित करते हैं। गर्भाशयी एपिथीलियम के पुनर्निर्माण का काल क्या कहलाता है? सभी लोग बताइएगा। तो राइट ऑप्शन हमारा होगा निर्माण अवस्था। जी हाँ दोस्तों, निर्माण या पुटिका प्रवस्था में पीयूष गंध से स्रावित आपका FSH क्या है? FSH के प्रभाव से अंडाशय पुटिका परिपक्व होना प्रारंभ करती है और एंडोमेटियम का निर्माण 5 से 7 दिनों में हो जाता है। अगला प्रश्न, बाहर से अंदर की ओर मेनिनजीन्स का सही क्रम क्या होता है? बाहर से अंदर की ओर बताना है। तो बाहर से अंदर की ओर होता है, पहला होता है ड्यूरामेटर, फिर इसके बाद एरेक्नाइड और तीसरा होता हमारा पायामेटर। ठीक है, सभी लोग समझ गए हैं? जो स्तनधारियों का मस्तिष्क होता है वह अत्यधिक विकसित होता है और मस्तिष्क 3 रक्षात्मक अर्थात मस्तिष्क आवरणों से ढका रहता है। इसमें सबसे बाहरी हमारा होता है दृढ़ तनिका या ड्यूरामेटर, मध्य में लुताजा लाभ या एरेक्मानाइड की बात करेंगे, तथा सबसे भीतरी होता है मृदु तनिका या पायामेटर। अगला प्रश्न है, रूटिंग सीजन क्या कहलाता है दोस्तों? जी हाँ, जो रूटिंग सीजन होता है, कहले मेरा रूटीन सीजन है, लेकिन वो अलग है, ये रूटिंग सीजन अलग चीज़ है। तो दोनों को समझना है।
रूटिंग सीजन नर में लैंगिक सक्रियता के एक निर्णायक छोटा काल होता है, टाइम होता है। नर में लैंगिक सक्रिया के लिए निर्णायक छोटा काल रूटिंग सीजन कहलाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, खरगोश या स्थलीय स्तनधारियों के मूत्र में पाए जाने वाला मुख्य नाइट्रोजन युक्त वज्र पदार्थ कौन सा होता है? यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए सारे सेम सेम दिए गए हैं, लेकिन एक चीज आप जानते हैं और वह है आपका यूरिया, क्योंकि खरगोश या सलीय स्तनधारियों के मूत्र में पाए जाने वाला मुख्य नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थ यूरिया है और इन जंतुओं को यूरियोटिलिक तथा इस प्रक्रिया को यूरियोटिलिज्म कहते हैं। तो हम बात करेंगे पहले ऑप्शन की। इसके साथ ही हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि अमोनिया मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है। तो अमोनिया मुख्य उत्सर्जी पदार्थ हमारा कौन सा होता है? वह होता है स्वच्छ जलीय मछलियों में। अमोनोटिलिज्म नाइट्रोजन का अमोनिया के रूप में उत्सर्जन है। अनेक जलीय अकशेरुकी स्थल मछलियाँ यानी स्वच्छ जलीय मछलियाँ तथा जलीय उभयचर अमोनिया उत्सर्जित करते हैं। तो जलीय उभयचर भी आपके यहाँ पे शामिल हो जाते हैं। अगला है, अंडोत्सर्ग के लिए रिलैक्स ओव्यूलेटर में क्या होता है? मैथुन आवश्यक नहीं होता, आवश्यक होता है। प्रचुर मात्रा में भोजन की आवश्यकता होती है, प्रचुर मात्रा में भोजन की आवश्यकता नहीं होती। दो ऑप्शनों को एक निगेटिव और पॉजिटिव में बदल दिया गया। तो अंडोत्सर्ग के लिए रिलैक्स ओव्यूलेटर में क्या होता है? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? जिसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी ही आवश्यक होगी मैथुन की, क्योंकि कुछ तंतुओं में अंडोत्सर्ग मैथुन के उद्दीपन के पश्चात होता है और ऐसे जंतुओं को प्रेरित अंडोत्सर्ग या प्रतिवर्ती अंडोत्सर्ग कहा जाता है, जैसे खरहा और मिंक। इन चीजों को नोट कर लेना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी घटना मधुचक्र और मासिक चक्र दोनों के लिए सहन नहीं होती है? कौन सी घटना यहाँ पे हो जाएगा? तो वह हमारी जो घटना कहला जाती है वह कहलाती है लैंगिक ग्रहता चक्र के एक निश्चित काल तक ही सीमित होती है। मादा जनन चक्र पूरे वर्ष चलता है तथा इससे नियमित रूप से चक्रिक क्रम में कुछ परिवर्तन दोहराए जाते हैं। इन चक्रिक परिवर्तनों की प्राइमेट्स के अतिरिक्त बाकी मादाओं के मधुचक्र या एस्ट्रस चक्र, जबकि प्राइमेट्स में रजोधर्म चक्र कहा जाता है। प्राइमेट्स के अतिरिक्त दूसरे स्तनधारियों में अंडोत्सर्ग के समय एस्ट्रोजन के उच्च स्तर के कारण मैथुन की तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। जलीय सरीसृप होता है दोस्तों, जो जलीय सरीसृप होता है वह किस में होता है? तो जलीय सरीसृप होता है वह आपके यूरियोटिलिक की बात करेंगे। जलीय सरीसृप यूरियोटिलिक होते हैं, अर्थात ये नाइट्रोजन को यूरिया के रूप में शरीर में बाहर निकालते हैं। तो हम बात करेंगे यूरियोटिलिक की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रक्रिया जो कि स्थलीय जीवन शुष्क आवास जीने वाले जंतुओं में पाई जाती है। अमोनोटिलिज्म, यूरियोटिलिज्म, यूरिकोटिलिज्म या ये सभी की बात करते हैं। तो वह प्रक्रिया जो स्थलीय जीवन या शुष्क आवास जीने वाले जंतुओं में पाई जाती है वह प्रक्रिया हमारी कहलाती है यूरिकोटिलिज्म की बात करते हैं। यूरिकोटिलिज्म की क्रिया में यूरिक अम्ल के रूप में नाइट्रोजन युक्त वज्र पदार्थों का उत्सर्जन होता है। यह जल के संरक्षण का एक अनुकूलन है जो स्थलीय जीवन जीने वाले जंतुओं में पाया जाता है। तो यूरिकोटिलिज्म की बात करेंगे। इसके साथ आपका अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क के वेंट्रिकल्स से भरे रहते हैं। मस्तिष्क के वेंट्रिकल्स भरे रहते हैं, किस में भरे रहते हैं दोस्तों? तो ये आपके सेरेब्रोस्पाइनल द्रव द्वारा जो है मस्तिष्क के वेंट्रिकल्स भरे रहते हैं। मस्तिष्क के भिन्न भागों की गुहाएं वेंट्रिकल कहलाती हैं और सभी वेंट्रिकल प्रमस्तिष्क मेरुद्रव से भरी रहती हैं। यह द्रव नाजुक तंत्रिका ऊतक और अस्थिभित्ति के बीच जली गद्दी बनाकर मस्तिष्क और मेरुरज्जु की रक्षा करती है। अगला प्रश्न है, केंद्रक एवं माइटोकॉन्ड्रिया या माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होते हैं? सशक के लाल रुधिराणु, सशक के श्वेत रुधिराणु, मेढक के लाल रुधिराणु, मेढक के श्वेत रुधिराणु। तो सशक और मेढक के दोनों लाल और श्वेत में दिया गया है। तो केंद्रक एवं माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? और वह आपका सशक के लाल रुधिराणु में अनुपस्थित होता है। बाकी श्वेत में,
मेढक के लाल रुधिराण में, मेढक के श्वेत मीन में उपस्थित होता है। तो किसमें अनुपस्थित होता है? तो आपका जो शशक के लाल रुधिराण होता है इसमें आपका अनुपस्थित होता है। देखिए दोस्तों, इसलिए लाल रुधिराओं में वायवीय श्वसन नहीं पाया जाता है। इसका रीजन भी है। तो लाल रुधिराण में क्या होता है? वायवीय श्वसन आपका नहीं पाया जाता है। अगला है अर्ध ठोस रूप में नाइट्रोजनी अवशिष्ट उत्सर्जी होते हैं। यूरिटोटिलिक जंतुओं में, अमीनोटिलिक जंतुओं में, यूरिकोटिलिक जंतु में, एमनिओट्स में होता है। तो अर्ध ठोस के रूप में नाइट्रोजनी अवशिष्ट उत्सर्जी जो होते हैं वह हमारे यूरिकोटिलिक जंतुओं में होते हैं। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके साथ अगला प्रश्न है कि जब वृद्धि विद्यमान कोशिका के आयतन में वृद्धि के कारण होती है तब इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीटिक वृद्धि, मल्टीप्लिकेटिव वृद्धि, एक्रिशनरी वृद्धि या डिफरेंशियल वृद्धि की बात करते हैं। तो जब वृद्धि विद्यमान कोशिका के आयतन में वृद्धि के कारण होती है तब इसको क्या कहा जाता है? इसको ऑक्सीटिक वृद्धि कहा जाता है। यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जब कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि नहीं होती है तो केवल उनके आकार में वृद्धि होती है। तो इसके प्रकार की वृद्धि को ऑक्सीटिक वृद्धि कहते हैं। तो आकार में वृद्धि को ऑक्सीटिक वृद्धि कहा जाता है, कोशिकाओं के आकार में वृद्धि होना। अगला द्वितीय संदेशवाहक कौन कहलाता है? जी हाँ, द्वितीय संदेशवाहक कौन कहलाता है? तो चक्रीय एएमपी जो होता है, चक्रीय एएमपी जो होता है द्वितीयक दूत की भांति कार्य करता है, द्वितीय संदेशवाहक के रूप में कार्य करता है तथा कोशिका के कार्य को यह प्रभावित भी करता है। तो चक्रीय एएमपी की बात करेंगे। अगला प्रश्न है वृद्धि एवं अनुक्रमणीय प्रक्रिया है जो सभी संगठनात्मक स्तर पर दिखाई देता है। इसमें क्या होती है? अंगों की वृद्धि, उपकोशिकीय वृद्धि, कोशिका वृद्धि या ये सभी की बात करते हैं। तो वृद्धि एवं अनुक्रमणीय प्रक्रिया है जो सभी संगठनात्मक स्तर पर दिखाई देता है। इसमें क्या होती है? इसमें आपके अंगों की वृद्धि भी होती है, साथ साथ दोस्तों अंगों की वृद्धि के साथ साथ उपकोशिकीय वृद्धि भी होती है और कोशिका वृद्धि भी होती है। तो ये सभी जो ऑप्शन उपरोक्त सभी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। इसके साथ बात करेंगे अगले प्रश्न की। दोस्तों, कौन सी रचना कोई भी हार्मोन स्रावित नहीं करती? अंडाशय, वृषण, प्लीहा, यकृत या अग्नाशय की बात करेंगे। तो दोस्तों, ऐसी रचना जो कोई भी हार्मोन जो है स्रावित ना करती हो और वह कहलाती है प्लीहा यकृत। यह कोई भी हार्मोन स्रावित नहीं करता है। बाकी अग्नाशय, वृषण, अग्नाशय, अंडाशय, अग्नाशय, वृषण ये तीनों करते हैं। क्योंकि पित्त रस का स्त्रावण यकृत से होता है और यह एक पीले रंग का क्षारीय द्रव है जिसमें 85% कितना होता है? 85% दोस्तों जल होता है। जी हाँ, 85% जल। पित्त वर्णक, पित्त लवण, कोलेस्ट्रॉल, वसाएं तथा लेसिथीन होते हैं और यकृत में कोई भी हार्मोन स्रावित नहीं होता है। तो प्लीहा या यकृत की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि वृद्धावस्था में मूत्र निष्कासन की मात्रा कम हो जाती है तथा मिक्सचुरेशन में बाधा आती है, यह किस कारण, किस रीजन से होता है? तो यह हमारे दोस्तों आपके नेफ्रॉन्स की संख्या तथा ग्लोमेरुलर के फिल्टरेशन में घटाव के कारण होता है। अगला कि शरीर के संपूर्ण कार्य नियंत्रित तथा समाकलित होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र से होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रथम 10 से 13 वर्ष की आयु में वृद्धि का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ये आपके दोस्तों सोमेटोट्रोपिन हार्मोन के द्वारा होता है। सोमेटोट्रोपिन या वृद्धि हार्मोन अग्र पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है और यह प्रोटीन संश्लेषण तथा डीएनए आरएनए संश्लेषण में सहायक होता है, अर्थात यह शरीर की वृद्धि में सहायक होता है। तो बचपन में इनकी कमी से क्या होता है? बौनापन आता है। तो कौन है वह हार्मोन? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन की बात करेंगे। अगला जो दिया गया है कि पुनर्निवेशन नियंत्रण प्रक्रिया जो संबंधित है वह किससे संबंधित है? तो वह हार्मोन के स्त्रावण से संबंधित होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि स्टेरॉइड क्या होता है? तो स्टेरॉइड जो होता है वह आपका किरेटिन है, विटामिन है, डेंटिन है या ईस्टर या वसी अम्ल हो जाता है। तो स्टेरॉइड क्या कहलाता है? सभी लोग बताइएगा। तो स्टेरॉइड जो आपका डेंटिन कहला जाता है। स्टेरॉइड में वसा के समान जो है गुणधर्म होते हैं और विटामिन डी, नर एवं मादा के लैंगिक हार्मोन, कोलेस्ट्रॉल आदि स्टेरॉइड्स के उदाहरण होते हैं। और अगला है जो अंतिम प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का 50वां प्रश्न है
कि वृद्धि के दौरान संश्लेषित पदार्थ होता है, जीवद्रव्य होता है, एपोप्लाज्मिक होता है, ए व बी दोनों होते हैं, या न्यूक्लिक अम्ल होता है। तो वृद्धि के दौरान संश्लेषित पदार्थ क्या होता है, यह आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न दिया जा रहा है। साथ ही साथ इस प्रैक्टिस सेट में हमने जो 50 प्रश्न किया है, 50 में से आपने कितना स्कोर प्राप्त किया है, कितना फीडबैक किया है, जरूर अवश्य कमेंट कीजिएगा। मैं आपके साथ जायसवाल सर मिलूंगा 7 PM में। डेली आपकी जो पेडागोजी की लाइव क्लास होती है, मिलते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद शिविका।